क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो क्रिस्टल होता है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली 2 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो अगर अपन बात करते हैं इसकी अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसकी डेफिनेशन में अपन क्या बोलेंगे कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, फिक्स टाइप का ज्योमेट्री या फिर फिक्स टाइप का पैटर्न नहीं होता। आई मीन उसको सब जगह से देखेंगे तो वो अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एक रेगुलर पैटर्न जिसमें नहीं होता है उस टाइप के सॉलिड को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसके एग्जाम्पल में आता है रबर, प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक होता है, रबर होता है या फिर ग्लास होता है, इनकी स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज हो, कहीं भी कोई भी एटम मिल सकता है। तो इस टाइप के सॉलिड को अपन बोलते हैं अक्रिस्टलीय। तो इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है, क्रिस्टलीय। तो जाहिर सी बात है क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें एक रेगुलर स्ट्रक्चर, नियमित ज्यामिति होती है, रेगुलर पैटर्न होता है और बार बार आपको आगे की तरफ वही पैटर्न मिलता जाता है। इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, क्योंकि NaCl में हम जानते हैं एक Na आता है, फिर कुछ दूरी पर Cl होता है, वापस फिर कुछ दूरी पर Na होता है और फिर Cl होता है। तो रैंडमली कोई भी एटम कहीं पर भी प्लेस इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। सो ये होते हैं हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल्स टू क्रिस्टल। तो लैटिस क्या है और बेसिस क्या है, फिर उससे बनता है क्रिस्टल। तो सपोज हमें कोई क्रिस्टल बनाना है, तो क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर उसके एटम को अपन को रखना है, वहां पर अगर पॉइंट्स बना दें, सिर्फ पॉइंट्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ये एटम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये केवल पॉइंट्स है, जो कि अपन निशान बनाते हैं कहीं पर कोई चीज रखनी होती है तो उसके लिए, तो ये सिर्फ निशान है। सो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स बना दिए और इन पॉइंट्स को बनाने के बाद जब इसके ऊपर अपन एटम रख देंगे, तो एटम जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर एटम रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, और ये अपन ने एटम रख दिए, और जैसे ही अपन ने एटम रखे ये क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। तो क्रिस्टल बनाने के लिए अपने पास क्या, सबसे पहले लेटिस बनाना होता है। तो लेटिस क्या होता है, लेटिस पॉइंट्स का ग्रुप होता है, केवल पॉइंट्स होते हैं और वो एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, और उस फिक्स पैटर्न में जो अरेंज होता है इसे एरे कहते हैं, क्योंकि एरे क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हो गया। और बेसिस क्या होता है, एटम, जो हम ये निशान बनाने के बाद इनके ऊपर रखेंगे, उन एटम्स को बोलते हैं बेसिस। और जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं उन्हें कई बार कहते हैं लेटिस या फिर लेटिस पॉइंट, कुछ भी आप इनको कह सकते हो, लेटिस या लेटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो लेटिस के ऊपर जब बेसिस रख दिया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, क्रिस्टल मिल जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पीरियोडिक एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, यानी आकाश में पॉइंट्स का जो बिंदु है, आकाश में बिंदुओं का आवर्ती व्यू है। आवर्ती व्यू है किसका, बिंदुओं का, क्योंकि केवल पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर बाद में एटम रखे जाते हैं, एटम को बोलते हैं बेसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। ओके, बेसिस का मतलब आधार, और यहाँ पर लेटिस पॉइंट है, इनको हिंदी में कहते हैं जालक बिंदु। तो जालक बिंदु के ऊपर आधार रखने से हमें क्या मिल जाता है, क्रिस्टल मिल जाता है। तो यही इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस हमारे पास देखते हैं तो 3 टाइप के लेटिस अपन बना सकते हैं। जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन होती है, तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो एक 1 डायमेंशन में कोई अगर क्रिस्टल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो एक एटम रखते हैं, उस उससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने सेकंड एटम रख दिया, फिर उतनी ही डिस्टेंस पे हमने तीसरा एटम रख दिया, फिर चौथा, फिर पांचवा, और ये जाता जाएगा। क्योंकि ये एक ही लाइन के अलोंग है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर लेटिस या फिर रैखिक जालक। ओके, सो ये 1 डायमेंशन में होता है। अगर हमें 2D लेटिस चाहिए तो हम एक दिशा में तो ए दूरी को बार बार रिपीट करते जाएंगे, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन होगी वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर हम वापस, जरूरी नहीं है कि ए भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किसी दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, तो सपोज हम दूसरी डायरेक्शन में जो एटम्स को अरेंज करते हैं वो अलग डिस्टेंस पे करते हैं। ये जरूर है कि अगर ये बी हो गया तो ये भी बी होगा, अगला एटम आएगा तो वो भी बी पे ही जाएगा, और ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो हमें पता है ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो ये दूरियां जो, सपोज ये डायरेक्शन है, तो ए जो डायरेक्शन है उसमें सारी दूरियां ए के बराबर है, और जो बी डायरेक्शन में उसमें सारी दूरियां बी के बराबर है, ताकि जो पैटर्न अपन को दिखाई दे, जो स्ट्रक्चर अपन को दिखाई दे, वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे किसी भी तरफ से देखने पर। तो इसको बोलते हैं 2D लेटिस या फिर द्विविमीय जालक।
इसको बोलते हैं द्विविमीय जालक। तो अब 3D की बात करते हैं। ये होता है 3D। 3D में क्या होता है कि जो अपन ने ए और बी वाला बनाया है उसको एज इट इज रखो, इसके अलावा किसी तीसरी डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ देख पा रहे हो आप, यहाँ पर 3D में रिपीट हो रहा है। सो एक डायरेक्शन में तो बार बार ए दूरी रिपीट हो रही है, दूसरी डायरेक्शन में बी रिपीट हो रही है, और तीसरी डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर सी दूरी रिपीट हो रही है। तो ये होता है 3D लेटिस। और जो 3D लेटिस होता है उसी को बोलते हैं स्पेस लेटिस, आकाशी जालक। तो ध्यान रखिएगा, जो आकाशी जालक की डेफिनेशन आए उसमें आपको 1D या 2D वाला नहीं बल्कि 3D वाला लेटिस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो ये आकाशी जालक हो गया। अब यहाँ पर देखो एबीसी जो हैं इनको बेसिस वेक्टर बोलते हैं, या आधार सदिश, या फिर फंडामेंटल वेक्टर, या फिर मूलभूत सदिश। क्यों? क्योंकि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, इससे कम दूरी पर कोई एटम नहीं मिलेगा। सपोज ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से जब तक आप ए दूरी पर नहीं जाओगे कोई भी एटम, पहला एटम आपको मिनिमम ए दूरी पर मिलेगा, इस दिशा में पहला एटम आपको मिनिमम बी दूरी पर मिलेगा, और इस दिशा में पहला एटम आपको सी दूरी पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये ए बी सी है, इन्हें आधार या फिर मूलभूत सदिश कहते हैं। एक टर्म होता है स्थानांतरण सदिश। तो स्थानांतरण सदिश जो होता है वो क्या होता है? ये होता है n1a n2b n3c। इसका क्या मतलब है कि सपोज आपको कहा जाए कि आप इसकी लोकेशन बताओ, इस वाले एटम की। तो इस वाले एटम की लोकेशन बताने के लिए आप ये देखोगे कि ये एटम जो है मूल बिंदु से ए, बी और सी तीनों दिशाओं में कितनी कितनी दूरी पर है। तो सपोज यहाँ पर है, तो आप इसको देखो एक बार, अपन को ए डायरेक्शन में कितनी बार चलना पड़ेगा। एक बार चले तो अपन यहाँ पहुंच गए, दूसरी बार चले तो अपन यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, सो यहीं पर आ जाएगा। यानी ए में तो अपन को, ए जो वेक्टर है इस दिशा में, तो अपन को कितनी बार चलना पड़ेगा? 2a डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अभी बी में देखो, सो बी में आप देखो एक बार कि ये एटम यहाँ पे है और यहाँ से अपन को यहाँ तक पहुंचना है, तो कितनी बार चलना पड़ा अपन को? बी दूरी एक ही बार चलनी पड़ी। ठीक है, और सी दूरी में भी आप देखोगे तो ऊपर की दिशा में अपन को केवल एक ही बार, क्योंकि इसकी हाइट है सबसे नीचे वाले प्लेन से, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? सी। तो यहाँ पर मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में इस एटम तक पहुंचने के लिए अपन को कितना वेक्टर चलना पड़ा? 2a प्लस बी प्लस सी। तो a के साथ जो इंटीजर होता है उसे हम n1 लिख रहे हैं, तो n1 हो जाएगा 2, n2 हो जाएगा 1, और n3 भी हो जाएगा 1। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि किसी भी एक बिंदु के रेस्पेक्ट में अपन को किसी को दूसरे एटम तक पहुंचना है, तो अपन जिस वेक्टर की सहायता से पहुंचेंगे वो कहलाता है ट्रांसलेशन वेक्टर। तो यहाँ पर देखो कि अगर कोई एक लोकेशन हमें दी हुई है और दूसरी लोकेशन हमें निकालनी है, तो वो हमेशा ट्रांसलेशन वेक्टर की सहायता से निकाली जाएगी। बस इन n1, n2 और n3 की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिमिटिव सेल, अभाज्य कोष्टिका की। तो स्पेस लेटिस में अपन ने देखा है, स्पेस लेटिस में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये वापस इसमें आ जाओ, इसमें एक सबसे छोटा वाला क्यूब देखो, सबसे छोटा वाला क्यूब जो देखो ये ग्रीन कलर का शेडेड किया हुआ है, छायांकित भाग जो है केवल इसको देखो। इसी यूनिट को बार बार, ये नंबर 1 हो गया, इसी यूनिट को आगे सेकंड नंबर पे जोड़ दिया, इसी को थर्ड नंबर पे जोड़ दिया, इसी को फोर्थ पे जोड़ दिया, 5, 6 यूनिट मिलकर इतना बड़ा वॉल्यूम अपन को पूरा क्रिस्टल का मिल गया। तो पूरा क्रिस्टल बनाने के लिए आपको मिनिमम ये सबसे छोटा आयतन जो है इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो जो प्रिमिटिव सेल होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? पेलोपाइड फॉर्म्ड बाय प्रिमिटिव वेक्टर्स। ध्यान रखना, जो एबीसी है उनका नाम हमने बताया था आधार सदिश या फिर मूलभूत सदिश, और इन्हें ही अभाज्य सदिश भी कहते हैं। सो ए बी सी से जो मिलकर मिनिमम वॉल्यूम बना, मिनिमम वॉल्यूम सबसे छोटा वाला क्यों बना था? स्मॉलेस्ट क्यों बना था, और इसी को अपने बार बार रिपीट किया था। तो ऐसा मिनिमम वॉल्यूम जो कि ए बी सी से मिलकर बना हो, जिसे स्पेस में बार बार रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल हमें मिल जाए, उस सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव सेल या फिर अभाज्य कोष्टिका। इसकी कंडीशन होती है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 1 ही रह सकता है, इसमें नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास यूनिट सेल की, जिसको हम कहते हैं एकक कोष्टिका, और एकक कोष्टिका की डेफिनेशन बिल्कुल वही होती है जो प्रिमिटिव सेल की होती है। यानी कि यूनिट सेल भी ए बी सी से मिलकर बना हुआ वो मिनिमम वॉल्यूम है जिसको कि बार बार रिपीट करने से हमको क्रिस्टल मिल जाता है। तो ध्यान देगा, दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों में ही आपको क्या लिखना है कि ए बी सी से मिलकर बना हुआ वो मिनिमम वॉल्यूम, न्यूनतम आयतन, जिसको स्पेस में बार बार रिपीट करने से हमको पूरा क्रिस्टल मिल जाए, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल एंड यूनिट सेल। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम एक या एक से ज्यादा हो सकता है। सो आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि
कि क्या ये बात सही है कि ऑल यूनिट सेल्स आर प्रिमिटिव बट ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर नॉट यूनिट सेल। इसका मतलब सारी प्रिमिटिव सेल, सारी अभाज्य कोशिकाएं एकक होती है लेकिन सारी एकक अभाज्य नहीं होती है। तो ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हम एकक कोशिका की कंडीशन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा। अब क्योंकि एक वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है और एक वाली कंडीशन किसमें होती है, प्रिमिटिव में, इसका मतलब प्रत्येक यूनिट सेल जो होगी वो प्रिमिटिव तो होगी ही होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम एक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो दूसरी चीज है कि सारी प्रिमिटिव सेल यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव सेल के अंदर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि यूनिट में एक से ज्यादा हो सकता है। तो सपोज किसी कोशिका में अगर 2 एटम आ गए, तो 2 एटम आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, इसको यूनिट तो कह सकते हैं, बट क्या हम इसको प्रिमिटिव कह सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब सारी प्रिमिटिव सेल जो होती है वो यूनिट नहीं होती। सो यहाँ पर ये चीज हमको क्लियर हो गई। इसके बाद देखो ब्रेवे लेटिस। सो ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट ने, ये होते हैं ब्रेवे जालक, ये साइंटिस्ट का नाम है। सो ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट ने जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सबको 7 कैटेगरी में, 7 क्रिस्टल निकाय के समूहों में डिवाइड कर दिया। क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल सिस्टम। और इन 7 क्रिस्टल के करस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल जो है वो 14 टाइप के थे। ठीक है, ग्रुप तो 7 होंगे लेकिन जो ग्रुप होंगे यानी कैटेगरी 7 होगी, उन 7 कैटेगरी में टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल होते हैं। तो नेचर में जितने भी क्रिस्टल मौजूद हैं उन सबकी शेप के अकॉर्डिंग ये टोटल 14 टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेवे जालक या फिर ब्रेवे लेटिस। अब किस आधार पे ये 14 बनाए हैं, तो ये जो हमने अभी अभी देखा ए बी और सी वेक्टर, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे ए से, इस डायरेक्शन में फिर इधर पीछे जा रहे थे अपन बी से और ऊपर जा रहे थे अपन सी से। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, बी और सी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, सी और ए के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अब अगर अपन क्यूब लेते हैं तो क्यूब के केस में तो अपन जानते हैं ये एंगल हमेशा कितना होगा, 90 होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ए बी सी हमेशा एक दूसरे के 90 पे हो, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, बस 3 डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। सो इन तीनों की लंबाइयां और इन तीनों के बीच में बने हुए एंगल, उनके आधार पर टोटल 7 कैटेगरीज यहाँ पर डिसाइड होती है। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखो, एक फर्स्ट कैटेगरी होती है क्यूबिक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घनीय। इसके अंदर क्या होता है, टोटल यहाँ पर एक बार पहले ये टेबल आप देख लो तो फिर इस टेबल से स्ट्रक्चर क्लियर आ जाएगी। सो ये हमने यहाँ पर बनाया सीरियल नंबर 1। ठीक है, 1 में क्या है, क्रिस्टल निकाय, निकाय का नाम होगा यहाँ पे। तो पहला क्या होता है, घनीय, सी और क्यूबिक है। ठीक है, क्यूबिक की वजह से यहाँ पर सी लिखा है। दूसरे टाइप का होता है द्विसमलंबाक्ष, इसका शेप मैं बताऊंगी अभी, टेट्रागोनल बोलते हैं इसको हिंदी में। और तीसरा होता है देखो विषम लंबाक्ष, चौथा होता है त्रिसमन्ताक्ष, पांचवा होता है षटकोणीय, छठा होता है एकंताक्ष और 7th होता है त्रिंताक्ष। इन सबके इंग्लिश में नाम मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, जालकों की संख्या और प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेटिस एंड नंबर ऑफ लेटिस। सो जो क्यूब होता है उसमें 3 टाइप के लेटिस हो सकते हैं और तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं, पी आई एफ। अभी ये पी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है और एफ का मतलब क्या है वो भी स्ट्रक्चर में समझेंगे। सिमिलरली जो टेट्रागोनल है इसमें 2 होते हैं, पी और आई शेप के होते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा आया है, थर्ड वाला ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 होते हैं। आप इनको टोटल करते जाना तो देखो ये हो जाएगा 3 + 2 + 4। ठीक है, उसके बाद +1 +1 +2 और उसके बाद +1, इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो 14 टाइप के टोटल लेटिस हो जाएंगे। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपको पता है ए बी सी आप जानते हो, तीनों डायरेक्शन में जाने वाली 3 लेंथ है। उनका अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तीनों का, तो ये क्यूब में हमें वैसे भी पता है कि एक क्यूब जो होता है उसकी साइड लेंथ हमेशा इक्वल होती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ। तो ये तीनों इक्वल होते हैं और जो इन तीनों के बीच में एंगल बने हुए हैं वो एंगल होता है 90। सिमिलरली इन सबकी ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे टेबल में लिख रखे हैं। ठीक है, ये देखो सबके यहाँ पर कंडीशंस लिख रखी है। इनको स्ट्रक्चर में अगर विजुअलाइज करते हैं तो सबसे पहला था क्या, क्यूबिक। क्यूबिक में कौन कौन सा था, पी आई और एफ। ठीक है, सो पी का मतलब है यहाँ पे प्रिमिटिव। ओके, पी का मतलब है प्रिमिटिव सेल यानी अभाज्य कोशिका। और यहाँ पर देखो आपको गिवन है इन सब का नाम। आई, आई का मतलब है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, यहाँ पर प्रिमिटिव में तो क्या होता है, केवल कॉर्नर जो है, ये क्यूब है इसके 8 कॉर्नर है, कॉर्नर पे एटम होंगे। अब जो कॉर्नर पे एटम होते हैं, ध्यान रखिएगा कि उनका योगदान किसी भी कोशिका में केवल 1/8 ही होता है। जो कॉर्नर पे होते हैं उनका 1/8 होता है। तो यहाँ कितने एटम है,
ब्लू कलर से देखो 8 एटम दिख रहे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1। और हम जानते हैं प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। सो प्रिमिटिव सेल के अंदर हमारे पास इसको प्रिमिटिव सेल बोलेंगे जब केवल कॉर्नर पे एटम हो। आई हमने देखा था कि बॉडी सेंटर्ड के लिए है, तो यहाँ पर कॉर्नर में होता है, साथ साथ में एक सबसे सेंटर में भी होता है। ओके, उसके बाद एफ, एफ का मतलब फेस सेंटर्ड, जिसमें कॉर्नर पे होगा और बाकी 6 फेसेस होते हैं। एक क्यूब के आप जानते हो फलक कितने होते हैं 6, तो देखो ये एक फलक पे हो गया, ये ऊपर वाले फलक पे हो गया, ये नीचे वाले फलक पे हो गया, ये साइड वाले, और ये बिल्कुल अपने जो अपनी आंखों के बिल्कुल पास में है उस वाले फलक पे, और ये अपनी आंखों से पीछे की साइड, स्क्रीन के पीछे की साइड में। तो यहाँ फेसेस पे भी होंगे। तो PIF का मतलब समझ गए आप, F का मतलब होगा कॉर्नर पे होना और फेस पे होना, BCC यानी सॉरी I का मतलब होगा बॉडी के सेंटर पे होना और एक कॉर्नर पे होना, और P का मतलब केवल कॉर्नर पे होना। उसके बाद टेट्रागोनल, इसके अलावा देखो ABC की डायरेक्शन सेम, तीनों की लेंथ सेम है तो दिखने में पता चल रहा है, और सारे एंगल 90 है। दूसरा टेट्रागोनल, इसमें देखो A और B तो बराबर होंगे लेकिन C अलग होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर देख लिए 2 साइड बराबर है। सपोज ये A है और ये B है और ये वाली C है, तो C बिल्कुल अलग हो गई, लंबी सी है, और A और B बराबर हो गए। एंगल अभी भी कितने हैं 90 है। इसमें केवल 2 टाइप के पाए जाते हैं, P और I, तो आप देख लो एक बार P और I का मतलब समझ में आ ही गया अपन को। सिमिलरली तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों ही अलग अलग है, तो यहाँ पर तीनों ही अलग अलग होती हैं लेकिन एंगल 90 ही होते हैं, और ये 4 टाइप का होता है, ध्यान रखना। P तो आपको पता चल गया, I पता चल गया और F पता चल गया। एक नया होता है C, C में क्या होता है कि कॉर्नर पे एटम होता है, और जो 6 फलक है उन 6 फलकों में से केवल आमने सामने के जो 2 फलक होते हैं उन पे एटम होता है। देखो FCC में सभी फलकों पर होता है, लेकिन जो C वाला है जिसमें 6 में से केवल 2 पर, तो देखो एक इस पे है और एक इस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर C की डेफिनेशन में क्या होता है साइड सेंटर, साइड का मतलब आमने सामने की जो 2 साइड होती है उनके सेंटर पे एटम रखा हुआ होता है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि ए बी सी बराबर ये कंडीशंस होती है, ये 90 होता है, ये 120 होता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही टाइप का होता है, ये पी टाइप का होता है। ये ट्राइगोनल, जिसको मैंने टेबल में लिखा है रोम्बोहेड्रल, तो कई जगह इसका नाम रोम्बोहेड्रल होता है और कई जगह इसका नाम ट्राइगोनल होता है। इसकी ये कंडीशंस देख लो एक बार। फिर होता है ये चौथे टाइप का हो गया, और ये 5वें टाइप का हो गया, फिर ये 6 टाइप का हो गया, और ये 7th है, मोनोक्लिनिक हो जाता है, फिर ट्राइक्लिनिक हो गया। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ओके, सो ये टोटल 7 मिला के हमारे पास ब्रेविलेटिस बनते हैं। इसके बाद एक स्पेशल टाइप की प्रिमिटिव सेल होती है, ध्यान रखना ये प्रिमिटिव सेल होती है स्पेशल टाइप की, जिसको बोलते हैं विग्नर-सिस प्रिमिटिव सेल, विग्नर-सिस अभाज्य कोशिका। एग्जाम में हमेशा आता है इसकी कंस्ट्रक्शन कि इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि सबसे पहले एक एटम लेते हैं, सपोज ये रेड वाला एटम ले लिया, ठीक है। इसके चारों तरफ सबसे नजदीक जितने भी एटम है सबसे इसको मिला दो, तो इसके चारों तरफ देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 एटम इससे समान दूरी पर है तो सबको मिला दो। तो जो भी ब्लू लाइन दी हुई है, ब्लू लाइन चेक कर लो, ब्लू लाइन से इस बीच वाले एटम को सबसे मिला दिया गया। मिलाने के बाद जितनी भी लाइनें हमको मिली है जो कि ब्लू वाली है, उन सब पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, उन सब पे अपन को क्या करना है लंब डालना है, और उनकी लंबाइयों के एग्जैक्ट हाफ पे यानी मिड पॉइंट पे। तो जितनी भी नीले रंग की लाइनें हैं सबके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालो, तो ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया रेड से, ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। तो आप देखो एक बार जहां जहां आपने परपेंडिकुलर डाला है वो रेड लाइंस बना दी गई है। तो ये जो रेड लाइंस है, इन रेड लाइन से मिलकर बना हुआ जितना भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं विग्नर-सिस प्रिमिटिव सेल। तो इस तरह से विग्नर-सिस प्रिमिटिव सेल की कंस्ट्रक्शन यानी संरचना की जाती है।